पता है वो ऑनलाइन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं ऑफलाइन उसके अंदर वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो जब उसकी डीपी के अंदर, तो डीपी में निकालने से पहले आप 100 बार सोचेंगे कि मैं अपने Okay. बच्चे की डीपी से वो निकाल रहा हूँ। तो वो एक साइकोलॉजी है, वो बहुत काम करती है कि आपने उसकी डीपी में डाल दिया तो हो सकता है आप लोन उठा लें, किसी से पैसा मांग लें, लेकिन आप अपने बच्चे का पोर्टफोलियो कभी ब्रेक नहीं करेंगे। आती है हम लोग कंजम्पशन। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं वैभव कौशिक। मैं गंगानगर कमोडिटीज से लास्ट 5 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मैं एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ और ऑलमोस्ट मेरे को मार्केट में 10 ईयर्स मुझे भी हो गए। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट है गंगानगर कमोडिटीज का और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो मिस्टर रवि सिंघल है। रवि जी, मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत आप अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, थैंक यू सो मच वैभव। मैं बॉर्न बॉटम गंगानगर से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन तक मैंने वहीं से गंगानगर से किया। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और वहाँ पर मैंने IIMT गाजियाबाद से MBA किया और उसके बाद मैंने अपनी सर्विस सेक्टर के अंदर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की और पिछले करीब 20 सालों से मैं अलग अलग फील्ड के अंदर कार्यरत हूँ। अब उसके बाद मैंने थोड़ा सा, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री में आना था, तो मैंने IIM से जो FRM उनका कोर्स है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, वो मैंने किया और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ ना कुछ लर्निंग मैं करता रहता हूँ। एट प्रेजेंट मैं GCL ब्रोकिंग के अंदर एज ए CEO एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड हूँ। जी सर, अभी जो हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एक नए इन्वेस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जी तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ जरूर में। जरूर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए आपको इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा लगता है और क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती है आपको? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो अपॉर्चुनिटी है शायद ये पिछले 40-50 सालों के अंदर, 4-5 डिकेड के अंदर कभी नहीं रही। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर। उसके मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मोदी जी ने 2014 में वो एज PM अपॉइंटेड हुए थे। उसके बाद पिछले 10 सालों में जो काम किया है, मुझे लग रहा है अमेजिंग वर्क उन्होंने किया है। जैसे टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, GST इम्प्लीमेंट हुआ। आप देखिए किस लेवल पे नंबर्स आ रहे हैं। एज अपोजिशन हो सकता है उसको आप एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जब आप डेटा पे बात करेंगे, जब आप नंबर्स की बात करेंगे, तो शानदार एक नंबर्स आ रहे हैं। GST कलेक्शन देखिए, हर महीने आप देखेंगे पिछले महीनों से अच्छा GST कलेक्शन हो रहा है। जॉब्स क्रिएशन देखिए किस लेवल की जॉब क्रिएशन हो रही है। दिल्ली NCR में जाइए, आपको बहुत सारी वहाँ पर जॉब दिखेंगी। इसके अलावा एक और इंडिया में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया अब एक चाइना के रिप्लेसमेंट की तरह उभर कर आ रहा है। हमने देखा कि पिछले 20 सालों के अंदर 2000 से लेकर 2020 तक हमने देखा कि चाइना ने एक अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की तरह प्रेजेंट किया और पूरा वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, सब ने जो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करवाई वो सब की सब चाइना से करवाई। अब क्योंकि चाइना के रिलेशन पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न कंट्री से ख़राब हुए, तो वो एक इंडिया के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आ रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इंडिया है वो नेक्स्ट चाइना की तरह बनकर वर्ल्ड के सामने ओनली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सर्विस सेक्टर के अंदर भी टॉप करेगा। वैसे तो हमने 20 ईयर के अंदर सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि इंडिया के पास एक एडवांटेज क्या है, यहाँ के जो कम्युनिकेशन है वो चाइना से बेटर है। तो हमने सर्विस सेक्टर में तो वैसे भी अच्छा परफॉर्म किया। अब जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी वीकनेस थी, उसको भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो कहीं ना कहीं एक पूरे वर्ल्ड के सामने कैसे प्रेजेंट किया है कि यहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आपने एप्पल की स्टोरी देखी, किस तरह से एप्पल ने अपना जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट किया। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसी स्टोरी को मोदी जी आप देखेंगे तो वर्ल्ड के सामने लेकर जा रहे हैं और इसको एक फ्लैगशिप स्टोरी बनाकर इसको वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट आ भी रहा है धीरे धीरे। जो वर्ल्ड की दूसरी जो कंपनियां हैं वो अब कहीं ना कहीं इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की तरह देख रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 10 सालों के लिए ना केवल जो लोकल जो इंडस्ट्रियां हैं, बल्कि जितनी भी बड़ी छोटी कंपनियां, सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज़ मुझे इंडिया में नज़र आती है, हम लोग कंजम्पशन इकोनॉमी है। 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, अगले 10-15 सालों में 150 करोड़ की तरफ जाएगी। तो आप बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको कल को जैसे मान लो रशिया है या दूसरी कंट्री है, चाइना है, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी बाहर की कंट्रियों पे। लेकिन हमारा इंटरनल कंजम्पशन में इतना बड़ा है। और चाइना से जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो चाइना की पॉपुलेशन जो है अभी ओल्ड एज की तरफ जा रही है, वहीं पर हमारी जो इंटरनल जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल यंग पॉपुलेशन है। तो उनके जो खर्चे करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना में क्योंकि ओल्ड एज पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सेविंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ये जो टाइम है शायद पहले कभी नहीं रहा, और ये जो 10 साल हैं वो जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको जो रिटर्न मिलेगी
अगर मुझे लग रहा है ये किसी ने अगर मिस कर दी तो फिर वो एक वैसे देखेगा कि शायद मैं अगर कर देता तो जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि किसी ने विप्रो में इन्वेस्ट कर दिया हाँ। होता या इन्फोसिस में 20 साल पहले इन्वेस्ट कर, वैसी बहुत सारी स्टोरियां मुझे लग रहा है आने वाले 10-15 सालों में बनेगी। मेरे को ऐसा लगता है आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन हो और मेक इन इंडिया आपको बहुत रस आ रहा है। जी देखिए, मैं हर जो देशभक्त है उसका फैन हूँ, ऐसा पर्टिकुलरली मोदी जी तो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने देश के लिए काम किया है। और मेक इन इंडिया क्योंकि हर इंडियन को अपॉर्चुनिटी देता है कि उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आप एज ए वहाँ पर वर्कर कर सकते हैं तो वर्कर कीजिए, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इन्वेस्टर की तरह वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जो मोदी जी ने कैंपेन चलाया मेक इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं जो आम भारतीय है उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, और कहीं ना कहीं फॉरेन के अंदर भी अब इसकी एक अच्छी छवि बनने लगी है। अभी जैसे आपने विप्रो इन्फोसिस की बात करी, ये कुछ पुराने एग्जांपल्स है, कुछ आपको लगता है कुछ एक नए ऐसे कुछ मल्टीबैगर्स क्रिएट हुए अभी मार्केट में? बहुत हुए हैं, आप एन नंबर ऑफ स्टोरीज है, मतलब इंडिया में शायद 2500 स्टॉक है, उसमें से कम 300-400 स्टॉक आप उठा के देखेंगे टॉप के, तो आपको दिखेंगे एन नंबर ऑफ स्टोरीज है जहाँ पर 25-25, 26-26% से लेकर 40-40% तक की रिटर्न की हिस्ट्री क्रिएट हुई है। आप इसमें टॉप में देखें, टाटा एलेक्सी देख लीजिए, आप ट्रेंट का शेयर देख लीजिए, इसमें एन नंबर ऑफ मैजिक एंड डॉग करके एक स्टॉक हाँ। है, उसका आप देखिए। आपको भी शायद, क्योंकि आप भी रिसर्च में है तो बिल्कुल। आपको भी, आपने भी कई ऐसे बिल्कुल स्टॉक ऐसे देखे होंगे। बिल्कुल। अभी जैसे डिक्सन, मेरे को लगता है कि उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया। डिक्सन बहुत अच्छा एक मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा एग्जांपल बिल्कुल, भी है वो। बिल्कुल। तो ये इतनी सारी स्टोरीज हैं। अगर कोई डरता है कि मान लीजिए मुझे स्टॉक नहीं उठाना, तो फिर सेकंड ऑल्टरनेट क्या है, हमारे पास म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड में भी आप देखेंगे 22, 25% तक का रिटर्न म्यूचुअल फंड ने दिया है। आप स्मॉल कैप कोई भी उठा के देख लीजिए, एसबीआई का देख लीजिए, निप्पॉन का देख लीजिए। इसके अलावा जो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड बहुत सारी कंपनी ने लॉन्च किए हैं। इसके अलावा एक एसबीआई का, जैसे मैं कॉन्ट्रा फंड देख रहा था, वो 25 सालों से लगभग 20% की रिटर्न दे रहे हैं। आप Okay. इमेजिन कीजिए कि 20% की रिटर्न कितनी होती है। 1 लाख रुपए अगर आप आज लगाते हैं और आपको अगर 20-25% तक की रिटर्न मिलती है, तो यही आपके जो 10 सालों में है वो 9.5 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इस लेवल के फंड और वेल्थ एक्चुअल में शेयर मार्केट ने क्रिएट किए हैं लोगों के लिए। वेरी गुड। मैं ये पूछना चाहूँगा नेक्स्ट आपसे कि अगर कोई इन्वेस्टर जो मार्केट में आ रहा है, उनको किन चीज़ों का स्टार्टिंग में ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, जो पिछले कुछ सालों के अंदर एक शेयर मार्केट का इंप्रेशन क्रिएट हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस तरह का हुआ है कि इसमें पैसे डालिए और इससे बहुत पैसे निकलेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब ये एक मनी मेकिंग फैक्ट्री नहीं है जो एक यंग के अंदर एक इंप्रेशन जनरेट हो रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे इस तरह के फ़ोन आते हैं कि मैं, कोई मेरे को ऐसी तरीका बता दीजिए, कोई ऐसी स्कीम बता दीजिए जिसमें कि मैं 1-2 लाख रुपए डालूं और उसके अंदर 1-2 लाख रुपए के मेरे को महीने के 10-12 हज़ार रुपये बनने स्टार्ट हो जाए। तो मैं यंग से भी यही बात बोलूँगा कि ये कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं जिसके अंदर पैसे डालो और वो निकलना स्टार्ट हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपने तुम्बड़ मूवी देखी हो तो बिल्कुल। तुम्बड़ मूवी के अंदर एक सीन था कि एक वेल होता है, उसके अंदर जो हीरो होता है वो जाके वहां से गोल्ड डिग करके ले आता है। तो कोई उसका कोई पड़ोसी देख लेता है, उसको लगता है ये शायद वेल में जाता है, वहां से पैसा निकल रहा है। अब उसको ये नहीं पता उसमें क्या रिस्क है, क्या उसके अंदर स्ट्रेटजी है गोल्ड निकालने की। वो सीधा जाके उस वेल में जंप कर जाता है और वहां पर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो यही चीज मुझे शेयर मार्केट में लग रहा है। अगर आपने किसी को देख करके वो बंदा पैसा बना रहा है और आपने उसमें अगर पैसा डाल दिया, तो फिर वो एक बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है कि आपको अगर स्ट्रेटजी पता सामने वाले पर्सन की क्या स्ट्रेटजी है, क्या उसने रिस्क मेजर्स ले रखे हैं, और आप सीधा उसमें कूद गए शेयर मार्केट के अंदर, तो वो फिर वो बिल्कुल तुम्बड़ मूवी की तरह फिर जैसे उसकी लाइफ गई थी, आपके पैसे वो रिस्क में आ जाएंगे। तो शेयर मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप सीखें और स्टेप बाय स्टेप आप इसको इन्वेस्ट करें। लर्निंग ज़्यादा स्टार्टिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट कम। और ओवर द टाइम आप ये कर सकते हैं कि ओवर द टाइम आप पैसे धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी स्ट्रेटजी सही जा रही है, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने भी इसके ऊपर यही एक कोट मुझे याद आता है कि यू कैन नॉट जज डेप्थ ऑफ ए रिवर विद बोथ द फीट्स। दोनों फीट के साथ अगर आप रिवर की डेप्थ जब अगर जज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टेप बाय स्टेप, एक पहले स्टेप रखिए, आपको लग रहा है वो सेफ है, फिर दूसरा स्टेप रखिए, तभी आप उसको प्रॉपरली मार्केट में लंबे टाइम तक बने रह सकते हैं। तो दूसरी बात एक और चीज़ भी कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है बाजार से, वो रियलिस्टिक कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है 30-40-50% की रिटर्न बाजार में आ जाएगी साल की, तो वो कहीं ना कहीं एक अनरियलिस्टिक एक आपकी एक्सपेक्टेशंस है। एक मैं इसके ऊपर सिंपल सी लोगों को बात कहता हूँ कि जितनी जल्दी आपको पैसा कमाने की, उतनी जल्दी आप पैसा खो देंगे। अगर मार्केट में कोई पैसा बनाने का तरीका है तो वो स्लो ही मेथड है। ओवर द टाइम ही मार्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। अगर आप चाहोगे कि महीने 2 महीने में मैं बिना सीखे वो सब कुछ पैसा निकाल लूँ, सीखने के बाद में भी मैं आपको बोलूँगा कि सीखने के बाद में भी आपको टाइम देना पड़ेगा बाजार को। सीखने के बाद में भी आपको
ये अपनी जो एक्सपेक्टेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा 23-24% की 25% की रख सकते हैं। उसमें भी आपको ऐसे नहीं कि महीने का पैसा कोई डबल कर लेंगे। इसमें मुझे अपने एक जो मेरा फ्रेंड थे, कुछ सीए मेरे फ्रेंड हैं, उनका मुझे याद आता है। मैं उनसे एक बार मिलने के लिए गया तो मैं उस टाइम पे बड़ा अपने आप को एक्सपर्ट समझता था कि मैं शायद ऑप्शन का बहुत बड़ा वो एक्सपर्ट तो सर कुछ दिन मार्केट में गुजारते ही सब समझने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो उनसे मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑप्शन सीखने हैं, तो मैंने उनको बोला मेरी क्लासेस में आइए आप। तो थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और दिखाया कि मैंने ये सारी बुक पढ़ ली है। वो कोई 70-75 बुक्स थी। ओके। उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड बोले मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर कि जिसमें से कई वर्ड तो मैंने भी नहीं सुने थे। तो मैंने कहा यार आप उल्टा करो, आप क्लास लो, मैं आऊँगा उस क्लास के अंदर। तो उस पर्सन ने जब काम स्टार्ट किया हमारे यहाँ पर, उन्होंने काम स्टार्ट किया और उन्होंने जो रिटर्न निकाली, उन्होंने एनालाइज, उन्होंने करीब 30-32% की रिटर्न निकाली। ओके। वो तब से कंसिस्टेंटली वो उसकी रिटर्न को निकाल रहे हैं। वो इसलिए निकाली है कि उन्होंने इतना रीड कर लिया। एक तो बाय प्रोफेशन सीए, टेक्निकल समझते हैं, फाइनेंस समझते हैं, बैलेंस शीट समझते हैं, कैलकुलेशन जनरली सीए की अच्छी होती है। इतना उन्होंने इन डेप्थ स्टडी कर ली, फिर थोड़ा सा पैसा लगा के किया। अब मैं उनका जैसे फंड व्यू करता हूँ तो ओवर द टाइम उन्होंने फंड बढ़ाया। उनके पास भी एक हैंडसम अमाउंट थी, सारा एक साथ नहीं लगाया। फर्स्ट ईयर में एक 20% के आसपास डिप्लॉय किया, फिर 10-15% बढ़ाया उन्होंने। अब जाके उन्होंने अपना पूरे वेल्थ जो उसमें लगा रखी है और अभी भी साल के 25-30% वो निकाल रहे हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप सीख कर आएँ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, स्ट्रेटेजी को टेस्ट करें, फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते रहें, तो ही आप लंबा टिक पाएंगे। अदरवाइज जितनी स्पीड आपको, जितना जल्दी है मार्केट से पैसे निकालने की, आप विश्वास कीजिए कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर जो 15-15, 20-20 सालों से बैठे हुए हैं, जिनको सब कुछ मार्केट ज्ञान है, उनको 2 मिनट नहीं लगे आपसे पैसा निकालने में। और आपको कहीं ना कहीं जब एक बार डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, आपने कुछ सोच के ट्रेड किया और वो उसमें 20-30% आपका कैपिटल लग गई, फिर आदमी दोबारा हिम्मत नहीं करता उस मार्केट में दोबारा एंट्री करने। जैसे आपने बताया सीए साहब ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है और बुक्स पढ़ने का आपको भी बहुत शौक हाँ है। जी। तो अगर लर्निंग के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कोई 2-3 बुक अच्छी बता पाएं हाँ कि जी। ये स्टार्टिंग में एक आप स्टार्टिंग करें इन बुक से, हाँ। जैसे कि उनको काफ़ी फ़ायदा मिले, फिर आगे और अपन डिस्कस करें। जी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन मेरी जो फेवरेट बुक्स है वो 3-4 नाम आपको लेना चाहूँगा, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर थोड़ा पैसा भी लगा रहे हैं शेयर मार्केट में तो भी आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें नंबर 1 जो बुक है वो बेंजामिन ग्रैम की है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसमें हर तरह की ट्रेडिंग प्रोडक्ट को लेकर डिस्कशन किया गया है और आपको आइडियली क्या उस प्रोडक्ट के अंदर देखना चाहिए, चाहे वो डेट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, चाहे आपका इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, वो उसके अंदर डिस्कशन किया गया है। तो वो एक बिल्कुल बेसिक बुक है जिसको हर किसी को जो पढ़ना चाहिए। इसके अंदर बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बेंजामिन ग्रैम के जो कंसेप्ट है वो शायद थोड़े अब पुराने हो गए, क्योंकि इसमें जब पी रेशो देखें, इनमें जो सबसे जो और लगता है कि हम लोग भी जैसे इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं कि उन्होंने जैसे 7-8 क्राइटेरिया दिए स्टॉक सिलेक्शन के, ये 8 क्राइटेरिया लगा के फिर कोई स्टॉक को सिलेक्ट करें। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर 8 के 8 क्राइटेरिया आप लगा दें तो एक भी स्टॉक बाजार के अंदर नहीं है वैसा, या तो वैसी ग्रोथ नहीं है स्टॉक के अंदर, या अगर वैसी ग्रोथ है तो आपको पी रेशो वैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो फैक्टर है हम सारे के सारे लगाएंगे तो वो हमें स्टॉक मिलेगा नहीं। तो हमें बेस्ट क्या रहता है कि हम इसको थोड़ा टाइम के हिसाब से मॉडिफाई करें, थोड़ा सा पी रेशो में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं, या तो थोड़ा हम ग्रोथ में कंप्रोमाइज़ करेंगे या पी रेशो में करें, कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर हम स्टॉक निकालते हैं तो। इसके अलावा एक पीटर लिंच की बुक आती है, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। ये एक बुक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक बिल्कुल आम आदमी के लिए बिल्कुल आम कंसेप्ट इसके ऊपर दिए हुए हैं। इस बुक को पढ़ के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बुक के साथ में बहुत अच्छा रहा, मैंने इसको अप्लाई भी किए और कुछ अच्छे स्टॉक निकालने में बुक ने मेरी हेल्प की। इसके अलावा एक जनरल बुक फाइनेंस को लेकर बुक आती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बहुत ट्रेंडिंग भी है बुक, शायद आपने पढ़ी, आप में से जो व्यूअर्स हैं इनमें से काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी हो, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये जनरल फाइनेंस के ऊपर है कि फाइनेंस को लेकर, मनी को लेकर आपका माइंड कैसे होना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे रिस्क असेसमेंट करें, किस तरह से प्रोडक्ट में पैसा लगाएं। इसको बेसिस सारे कंसेप्ट को इसको पढ़कर और इन्होंने ये पूरी बुक डिजाइन की है और वर्थ रीडिंग है। आप कोई भी टॉप 100 की लिस्ट गूगल पे सर्च कीजिए कि विच आर द टॉप 100 बुक्स इन द वर्ल्ड, तो आपको इन जनरल भी साइकोलॉजी ऑफ मनी है, ये आपको दिखेगी कि टॉप 100 में आपको वहाँ पर लिस्ट में दिख जाएगी। एक आखिरी में एक 100 बैगर करके एक स्टॉक है, और आपको इस तरह के स्टॉक्स निकालने हैं जो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर 10-20 ईयर के अंदर 100 टाइम हो जाएगी, उसको लेकर बहुत अच्छी बुक मुझे लगती है 100 बैगर्स। इसमें जो जितने भी कंसेप्ट दिए सबके सब बहुत प्रैक्टिकल हैं, और इसका कंसेप्ट के द्वारा भी हम लोग कहीं ना कहीं इस तरह के स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और व्यूअर्स, मैं यही कहूँगा, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आप ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला पॉडकास्ट हम किस पे बिल्कुल, जो भी आपके सुझाव होंगे उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट पोस्ट कार्ड बना सकते हैं। तो आप लोगों के एक के कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके जैसे भी सजेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के हिसाब से उसको आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। थैंक यू।